गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। ठीक है, आप जितने लोग हैं आप लोगों को आज हम एक स्पेशल लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, और उस स्पेशल लेक्चर के बारे में ठीक है आप लोग जैसा कि देख चुके होंगे कि कमिंग सून के लिए वीडियो हमने पहले डाला हुआ था। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि 15 अगस्त 2025 से 78 वर्ष आज़ादी के पूरे हो चुके हैं और हम लोग 79 एनिवर्सरी मना रहे हैं। अब एक उसकी यात्रा रही है। एक यात्रा क्या रही है कि पहले क्या रहा, दिल्ली सल्तनत रही, फिर उसके बाद मुगल कालीन आया, फिर उसको बोलते हैं ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल वगैरह क्या हो, ये क्या कैसे हुआ क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको एक डीप डीप क्या कहेंगे, थोड़ी सी समरी बताएंगे। और इसको हम कम से कम शब्दों में चाहेंगे कि हम जहाँ से अंग्रेजों का आगमन हुआ, ठीक है, ब्रिटिश का आए, डच भी आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, ठीक है, बहुत सारे लोग आए, लेकिन अपना जो साम्राज्य बना पाए, अपना साम्राज्य सिर्फ ब्रिटिश बना पाए। और वो किस तरह बना पाए इसके बारे में हम आपको संक्षेप में, ठीक है, जितना कोशिश करेंगे, ठीक है, कम से कम शब्दों में इसको ये बनाएं और कोशिश करेंगे कि हर क्षेत्र को थोड़ा टच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए भारत की, तो जैसा कि आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का विघटन हो चुका था, ठीक है, और इधर मुगल एम्पायर स्टार्ट होने वाला था। और सबसे पहले अगर अगर आपको थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो यहाँ पे एक नाम आता है वास्को डी गामा। शायद आप सभी लोगों ने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा। ठीक है, वास्को डी गामा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। लेकिन सच ये नहीं है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ऐसा तो था नहीं कि वास्को डी गामा ने अगर भारत की खोज की उससे पहले भारत जो है कि भारत का अस्तित्व नहीं था। भारत तो था, भारत का व्यापार भी होता था सेंट्रल एशिया से। लेकिन क्या था उस समय, क्रूसेड वॉर हुआ था। क्रूसेड वॉर के बारे में ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है, कि क्या ये क्रूसेड वॉर वगैरह में, ठीक है, उसमें वो जो स्थल एक तरीके से स्थल मार्ग का व्यापार होता था वो अवरुद्ध हो गया, उसको जो है ब्लॉक कर दिया गया। और उसके ब्लॉक करने के बाद जो है, ठीक है, और वहाँ पर आपका ब्रिटेन में या कह लें यूरोप में, पूरा यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में इनलाइटमेंट हो रहा था। इनलाइटमेंट को बोला जाता है प्रबोधन, इनलाइटमेंट को बोला जाता है प्रबोधन। जब ये हो रहा था तो उसके इसमें क्या हुआ कि लोग व्यापार के लिए एक नए रास्ते की खोज में निकले। और वो नया रास्ता क्या था, वो नया रास्ता जाता था समुद्री मार्ग से होकर। और उस नए मार्ग, ये समुद्री मार्ग से होकर जाने के लिए नए नए नाविक आए। यहाँ तक कि मान लीजिए जो जिसको बोला जाता है अमेरिका, तीसरी दुनिया, ठीक है, उसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसकी खोज की, ठीक है, उसकी दुनिया, वो तो ये जीवन भर यही सोचता रह गया, उसको पता ही नहीं चला कि उसने भारत के, तभी उनको रेड इंडियंस बोलते हैं। रेड इंडियंस इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि उसने जो है कि भारत नहीं, उसने एक अमेरिका को खोजा है। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, सीधे भारत पे आ जाते हैं, जो मेन टॉपिक अपना है, जहाँ से स्टार्ट करना है, जो यात्रा एक तरीके से वास्को डी गामा से स्टार्ट होकर आज 2025 तक जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है 1498 में, जब एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा आता है। ठीक है, वास्को डी गामा से शुरू होती है। और वास्को डी गामा कहाँ पर सबसे पहले आता है, वास्को डी गामा एक कालीकट नाम की जगह है जिसे जमोरिन बोला जाता है, वहां पर आता है। फिर उसके बाद जमोरिन, वहां पे आता है, ठीक है, वास्को डी गामा। और वहाँ का जमोरिन जो शासक वगैरह थे, ठीक है, वहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पुरस्कार वगैरह ले जाते हैं बहुत सारे। बस उनके पास सोना चांदी नहीं होता। और सोना चांदी क्यों नहीं होता, ये कभी अलग से आपको इसका इतिहास बताया जाएगा। लेकिन अभी उनके सोना चांदी उनके पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे अन्य पुरस्कार ले जाते हैं, ठीक है, और वो उनको देते हैं। और वहाँ से वास्को डी गामा वापस चला जाता है। और यहाँ से एक तरीके से सीरीज चालू होती है। वास्को डी गामा के बाद धीरे धीरे सब आते हैं, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है, ठीक है, जिसमें ये कहा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी के आसपास, ठीक है, एक तरीके से उसका
स्थापना होती है, ठीक है, और वो भी आते हैं, फ्रेंच भी बाद में आते हैं, ठीक है, और पुर्तगाली वगैरह, जैसे आपको बताया, पुर्तगाली वगैरह भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन अपना जो साम्राज्य बना पाते हैं, ठीक है, वो ब्रिटिश बना पाते हैं। कैसे बना पाते हैं, वो देखिए लास्ट में जो है फ्रांस और 2 कॉम्पिटिटर ज़्यादा रह गए, फ्रांस और ब्रिटेन। तो फ्रांस और ब्रिटेन में क्या होता है कि लास्ट में जीत जो है, जो कर्नाटक के युद्ध वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें जीत जो है वो होती है सॉरी, ये ब्रिटेन की होती है। और ब्रिटेन की जीत के बाद क्या होता है, ये जो अभी तक एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी बन के आई थी, अब वो ये सोचने लगे व्यापारिक कंपनी से कब हम, ठीक है, प्रशासनिक कंपनी बन जाए, क्योंकि एक तरह से व्यापारिक कंपनी थी, और व्यापारिक कंपनी का उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट वो तभी ज़्यादा कमा सकते हैं जब वो प्रशासनिक इकाइयों में भी उनके नुमाइंदे होंगे, ठीक है। तो इसी की शुरुआत आती है घटना 1757 में प्लासी के वॉर से। प्लासी के वॉर में जो है अंग्रेजों की विजय होती है, और यहाँ पे सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, ठीक है, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में भी क्या होता है, ठीक है, बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय होती है, और बक्सर का युद्ध आपका होता है 1764 में। यहाँ पे धीरे धीरे एक सीरीज बन रही है कि कैसे क्या होगा। अब बक्सर के युद्ध से क्या होता है, उनका पूरे बंगाल, उड़ीसा, या कह लें आज का जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा है, यहाँ पे जो एक तरह से ये जो आपके ब्रिटिश थी, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा पूरा अधिकार मिल जाता है कि उसको कैसे साम्राज्य चलाना है और कैसे अपने नुमाइंदे वहाँ बैठाने हैं। यहाँ तक कि 1764 के बक्सर के युद्ध में उसको ये इलाहाबाद की संधि से दीवानी भी मिल जाती है। अब दीवानी मिल जाती है मतलब राजस्व का अधिकार मिल गया। अब बात आती है, ठीक है, बक्सर की युद्ध के बाद अगर घटना की बात की जाए आधुनिकता की, तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चलती है, पहली रेलगाड़ी, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे टू थाने के बीच चलती, 34 किलोमीटर की ये डिस्टेंस होती है, या कहा जाए कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रन ऑन अप्रैल 16 1853 बिटवीन बॉम्बे टू थाने। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, अब यहाँ कहीं ना कहीं किसान, मजदूर, ठीक है, और जो लोकल रियासतें थीं वो कहीं ना कहीं दुखी हो रही थी, और उनके दुखी होने का जो मेन कारण था वो क्या था, राजस्व। और कहीं ना कहीं जो है ये किसानों का और मजदूरों का शोषण। और एक घटना का जिक्र आता है जिसमें मंगल पांडे का नाम आता है। मंगल पांडे सबसे पहले थे जो 1857 में, ठीक है, ये क्रांति का बिगुल फूंकते हैं। क्रांति का बिगुल ये फूकने मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों में जो आक्रोश नहीं था, आक्रोश बहुत ज्यादा था, लेकिन एक वो बारूद का ढेर इकट्ठा हो गया था, उसमें जरूरत जो थी वो सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, और उस चिंगारी को आग किसने दी, उस चिंगारी को आग मतलब उस बारूद को चिंगारी दी मंगल पांडे ने। उसमें जो है कारतूस वाला उसमें मामला था, ठीक है, कारतूस में जो है वो ये चर्बी वगैरह, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसमें दोनों, जो हिंदू वर्ग होता है, मुस्लिम वर्ग होता है, दोनों आक्रोशित होता है, और सैनिक वर्ग जो है एक विद्रोह कर उठता है। और इस विद्रोह में जो है, और सैनिक कहीं ना कहीं जो सैनिक वर्ग में जाते हैं, ठीक है, वो डोमिनेंट क्लास नहीं होता। सैनिक वर्ग में ज्यादातर कौन होते हैं, सैनिक वर्ग में ज्यादातर मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, यही लोग जाते हैं जो एक तरीके से ये सेना में भर्ती होते हैं। अपर वर्ग के बहुत जो डोमिनेंस क्लास था वो लोग नहीं होते थे, तो वो लोग विद्रोह करते हैं। तो इधर किसानों का विद्रोह होता है। और इसके साथ जो लॉर्ड डलहौजी की नीतियां चल रही थी, राज्य हड़पने की नीति से, वहां पर झांसी की रानी और नाना राव पेशवा, ठीक है, जो कानपुर के थे, वहां पर भी क्या है, विद्रोह की चिंगारी उठती है। नाना राव पेशवा की पेंशन बंद कर दी जाती है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र होते हैं उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता राज्य में, जिससे जो है झांसी में भी विद्रोह उठता है। और धीरे धीरे ये विद्रोह लगभग संपूर्ण भारत नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश भारत के कई हिस्सों में ये जो है हल ये क्रांति फैलती है, जिसे बाद में 1857 का रिवोल्ट बोला गया। और इसके बाद
आपकी घटना का जिक्र आता है सबसे पहले, ठीक है, अगर बात की जाए किसी कोई फाउंडेशन मतलब एक तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे क्रमिक रूप से बढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए आईसीएस वगैरह की भी स्थापना होती है, लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो ये एक तरीके से स्थापना होती है वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। और उसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे एलन ऑक्टेवियन होम, ठीक है, हुम। और प्रेसिडेंट कौन थे उसके? डब्ल्यू सी बनर्जी जो है इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना होती है और कांग्रेस की स्थापना के बाद जो है, ठीक है, एक अखिल भारतीय मुस्लिम समाज की भी स्थापना होती है। अखिल भारतीय मुस्लिम समाज, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कह लें, ठीक है, समाज कहना क्या, उसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और वो स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका को होती है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने की थी और उसके पहले प्रेसिडेंट थे आगा खान। और इधर जैसे जैसे एक तरीके से क्रांति हो रही थी, ठीक है, और नए नए ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे, अंग्रेजों के विरुद्ध थे, ठीक है, वो उसके साथ साथ अपने भारत में जो भारतीय समाज था उसमें भी क्रमिक परिवर्तन हो रहा था कि कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है वो एक छोटी सी कहावत बोली जाती है कि अंग्रेज कोई ऐसा सुधार नहीं करना चाह रहे थे कि भारतीय समाज में, कि जो भारतीय समाज के लिए ज्यादा हित करो। वो ये सुधार कर रहे थे लेकिन वो सुधार अपनी दृष्टि से कर रहे थे। मान लीजिए जैसे रेलवे आया तो रेलवे में उनका ट्रांसपोर्ट जो है वो एक तरह से सुगम हुआ, लेकिन भारतीय समाज के लिए जब उनको जिस चीज की जरूरत समझ में आई, चाहे वो अंग्रेजी शिक्षा हो, चाहे वो सामाजिक सुधार हो, चाहे वो विधवा प्रथा के, ये विधवा प्रथा, और चाहे वो कम उम्र में विवाह, सती प्रथा, इन सबको खत्म करने का जो भी कारण है उनमें उनके भी अपने हित रहे। और भारतीय जो समाज सुधारक हुए, चाहे राजा राम मोहन राय हुए, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, सभी लोगों ने जो है समाज के, भारतीय समाज में एक इस जो धार्मिक आंदोलन को सामाजिक आंदोलन में बदल दिया। अब इसके बाद ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पहले तो मतलब एक तरह से उसका उद्देश्य सही रहा, लेकिन धीरे धीरे वो जो है कहीं ना कहीं कम्युनल ये कह ले सांप्रदायिक रूप ने लेने लगा। और उसके बाद एक घटना का ये घटना आती है, ठीक है, उस घटना का नाम था जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है वो होता है अप्रैल 1919, पंजाब में होता है, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। ताकि के दिन हजारों लोग बलि ये जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। जो ब्रिटिश सरकार एक कानून लेके आई थी, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि वीडियो को शॉर्ट ही रखना है, ठीक है। एक कानून लेके आती है, उस कानून के विरोध में एक सभा एक तरह से बैठती है, क्योंकि वहां पे बैसाखी का दिन था जो एक तरह से वहां का लोकल फेस्टिवल भी होता है वहां का, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है। इसमें एक ब्रिगेडियर जनरल थे, ठीक है, डायर, रेजिनॉल्ड डायर जिसे बोलते हैं, उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना को, ब्रिटिश भारतीय सेना इस वजह से कहेंगे कि जो गोली चला रहे थे वो भी कहीं ना कहीं भारतीय ही थे, ठीक है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर उन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए और हजारों लोग इस मतलब सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। फिर इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन, जिसे बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 4 सितंबर 1920 को घटित होता है, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है, आधुनिक युग के निर्माता जिन्हें महात्मा गांधी बोला जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी, उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जो आंदोलन 4 सितंबर 1920 को होता है। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने जो है, ठीक है, अंग्रेजों के किसी भी कार्य में असहयोग के लिए, कि वो किसी भी चीज में मतलब एक तरह से सहयोग नहीं करेंगे। इसके बाद होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आपका होता है 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और
सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था कि अंग्रेज एक कानून लेकर आए थे, जिस कानून के तहत जो भारतीय समाज में हर घर में उपयोग होता है नमक, नमक पे उस पे टैक्स लगा दिया था। मतलब भारत का नमक, और भारतीय उस पे कर देंगे, और लेगा एक विदेशी नेतृत्व जिसने भारत को अपना एक उपनिवेश बना रखा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे उपनिवेश किसे कहते हैं। उपनिवेश क्या होता है, जब कोई अन्य देश किसी देश पर उसके प्राकृतिक कह लें, ठीक है, प्राकृतिक रिसोर्सेस पर, ठीक है, ये स्रोतों पर नियंत्रण कर लेता है, उसकी चाहे विदेश नीति हो, चाहे उसकी घरेलू नीति हो, ठीक है, सबका जो है किसी अन्य देश का अधिकार होता है, और उसका आर्थिक दोहन को ये कर कर, ठीक है, वो अपने देश ले जाते हैं, जिन्हें वो अपने मातृ देश बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं उपनिवेश। जैसे भारत क्या था, इंग्लैंड का उपनिवेश था, क्योंकि आर्थिक दोहन कौन कर रहा था, आर्थिक दोहन अंग्रेज कर रहे थे। आर्थिक दोहन के विषय में दादा भाई नौरोजी ने एक बुक भी लिखी है, जिसे द ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, उसमें मतलब अलग आएगा, ठीक, उसका टॉपिक अलग से कभी बनाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो आपका दांडी मार्च कह लें, ठीक है, दांडी मार्च में, ठीक है, जिसे ये नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें गांधी और उनके अनुयायियों ने नमक बनाने के लिए समुद्र तक मार्च किया, और सीधे तौर पर ब्रिटिश नमक एक अधिकार को चुनौती दी थी कि ब्रिटिश नमक, ये ब्रिटिश का अधिकार नहीं है नमक पे, वहाँ पे भारतीयों का अधिकार है। और इसका ये कह लें कि महात्मा गांधी की जो प्रसिद्धि थी, इसमें बहुत तेजी से बढ़ने का कारण ये था कि नमक हर घर में उपयोग होता था। इस आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं ने भी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि ये महिलाओं ने जो है 1905 का जो बंग भंग विद्रोह था, मतलब बंगाल विभाजन का जो ये विरोध था, उसमें भी हिस्सा लिया था। असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था महिलाओं ने, लेकिन इसमें महिलाओं की भूमिका और ज्यादा बढ़ गई। अब कहीं ना कहीं ये जो शहरी क्षेत्र में मूवमेंट हो रहे थे, ठीक है, विद्रोह हो रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि जो आदिवासी समाजों में इसका विद्रोह नहीं था, क्योंकि उनके जंगल काटे जा रहे थे, और ये जंगल काट के, ठीक है, उसमें जो है फार्मिंग कराई जा रही थी। फार्मिंग किस तरह की, ठीक है, वो अपने हिसाब से कॉटन की खेती करा रहे थे। कॉटन की खेती जो है करा कर, जो कपास का है, वो अपने यहाँ भेजा जा रहा था ब्रिटेन में, और वहां से यहाँ से कच्चा माल जा रहा, और ब्रिटेन से कच्चा माल, ये ब्रिटेन से कच्चा माल का जो है कपड़े वगैरह अन्य चीजें बनाकर भारतीय बाजार में बेचा जा रहा था। और ये कह लें कि जो आदिवासी समाज में थे, ठीक है, आदिवासी समाज में बहुत हुए, जिसमें दीकू, काना, ठीक है, और बिरसा मुंडे, ये बिरसा मुंडा जो बहुत फेमस हुआ, वो बिरसा मुंडा को अपने क्या कहते, जो उनके ये कबीलाई समाज के लोग थे, आदिवासी समुदाय के लोग थे, उसको भगवान कृष्ण का अवतार मानते थे। यहाँ तक कि जो एनसीईआरटी में जिक्र किया जाता है, ठीक है, कि वो लोग ये तक मानते थे कि बिरसा मुंडा में कोई जादुई शक्ति है। ठीक है, और फिर इसके बाद कहानी शुरू होती है, ठीक है, क्रांतिकारी, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इन लोगों का नाम आता है। इन लोगों की प्रसिद्धि का ये आलम था कि हर नवयुवक, ठीक है, नए क्रांतिकारी लोगों से जुड़ रहे थे। और फिर इसके बाद महिलाओं का नाम भी आता है, क्योंकि स्वतंत्रता के इस पर महिला वीरांगनाएं भी किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आए, चाहे बेगम हजरत महल लखनऊ की आए, चाहे आपकी अहिल्याबाई, सावित्रीबाई फूले, क्रांतिकारी दुर्गा भाभी, सरोजनी नायडू, इन सभी महिलाओं का जो है कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही व्यापक योगदान रहा। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है, ठीक है, और इस आंदोलन को जो है, ये जो नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी ने शुरू किया, लेकिन महात्मा गांधी को और अन्य बड़े नेताओं को, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने जो है गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद जो है इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्ति आंदोलन भी कहते हैं, मतलब स्वतः विघटित, मतलब इस आंदोलन का कोई बड़ा कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, ये अपने आप ही आंदोलन, मतलब एक तरह के, जिसे भूमिगत आंदोलन लोगों ने कुछ लेके किया, जिसमें जयप्रकाश नारायण का भी नाम आता है, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन लोगों का नाम भी सीधी पे चल रहा था। कहीं ना कहीं इससे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही वीक होती जा रही थी, और लंदन में जो है कह लें, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में उसको भारी जनहानि हो गई थी, और भारी
मतलब कह लें कि जनहानि, धन हानि, हर तरह की उसको हानि का सामना करना पड़ा था। फिर इसके बाद उसको मजबूरन में जो है, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करनी पड़ती है। लेकिन उसमें एक बहुत ही दुखमय घटना आती है जिसको हम लोग भारत के विभाजन के नाम से जानते हैं। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 हो जाता है। एक भारत को टू डोमिनियन स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें एक भारत और दूसरा पाकिस्तान बनता है। फिर इसके बाद 14 अगस्त पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। ठीक है, और उसने हर तरफ, चारों तरफ खुशियां थी, लेकिन उसमें कुछ ही समय बाद उसमें वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, कि कुछ संगठन उनसे नाराज होते हैं। ठीक है, और उस नाराजगी कारण जो एक तरीके से पार्टीशन हुआ था, भारत का विभाजन था, कुछ लोग महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया गया। महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया गया इस वजह से, एक नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और उस हत्या के पीछे कारण यही दिया गया, उसको डिटेल में यहाँ नहीं बताया जा सकता। ठीक है, कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो भारत के दो विभाजन ना होते। और महात्मा गांधी की जो हत्या की जाती है वो 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली, मतलब एक तरह से कह ले दिल्ली में बिरला हाउस में होती है, क्योंकि बिरला हाउस वहाँ पर वो सुबह सुबह प्रार्थना के लिए जाया करते थे, वहीं पर जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर इसके बाद घटना आती है धीरे धीरे 26 जनवरी 1950, हमारा भारत देश, ठीक है, एक रिपब्लिक बनता है। रिपब्लिक मतलब अब भारत के एक आम नागरिक भी देश का सर्वोच्च पद हासिल कर सकता है, जिसे बोलते हैं भारतीय गणतंत्र। अब भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुका था, और भारत अब जो है किसी अन्य धार्मिक पुस्तक से नहीं, एक संविधान से चलेगा। और उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अपनाती है, और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में संविधान लागू हो जाता है। संविधान लागू होने का मतलब ये है कि अब देश में विधि ही सर्वोच्च है, विधि के अलावा कोई भी कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। और विधि के समक्ष जो है, मतलब कानून के समक्ष सब क्या होंगे, सब बराबर होंगे। इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने समाजवादी विचारों के साथ देश को आर्थिक प्रगति पर ले जाते हैं। और उनके जैसे कुछ उनके समाजवादी विचार जो है वो कह रहे हैं कि रूस से नहीं मिलते हैं। रूस के या कह लें चीन का, उनका समाजवाद या मार्क्सवाद अलग था, लेकिन नेहरू का समाजवाद अलग था। नेहरू के समाज में लोकतांत्रिक समाजवाद था, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है पूंजीवादी भी होगा और समाजवादी भी होगा, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जहां पर एक तरह से प्राइवेट सेक्टर भी काम करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करेंगे। और इसके बाद आता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो है वो सामाजिक न्याय बाकी था। जो सामाजिक न्याय की एक तरह से भागडोर संभाल रहे थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संभाल रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है, ठीक है, आरक्षण की मांग की। और आरक्षण की मांग इसलिए की क्योंकि जो समाज के शोषित वर्ग था, वंचित वर्ग था, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो बहुत ही पीछे था, और उनको आगे लाने के लिए, ठीक है, आरक्षण की जरूरत थी। तो उसमें इसको जो है पूरा किया गया सामाजिक न्याय के द्वारा। इसके बाद आता है पंचवर्षीय योजनाएं। देश के आज़ाद होने के बाद भारत की ये मान लीजिए जो साक्षरता दर थी वो मुश्किल से 15% के आसपास रही होगी। और इतनी सारी एक तरह से कह लें कि यहाँ की जनता जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, उसको भी साथ लेकर चलना था कि किस तरीके से उनको साथ लेकर चला जाए, उनके सामाजिक विकास, उनके आर्थिक विकास, उनका राजनीतिक विकास और उनका सांस्कृतिक विकास किस तरह किया जाए कि वो समाज के मुख्य धारा में आ सकें। समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य
हर योजना का, क्योंकि कई योजनाएं चलती हैं पंचवर्षीय योजनाओं में, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, बड़े बड़े मतलब एक तरीके से प्लांट लगाए गए, सोलर प्लांट बोल रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े पावर प्लांट लगाए गए, ठीक है, और आईआईटी खोली गई, इस तरह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोले गए। और इसके बाद आता है भारत की समाजवादी विचारधारा, जो नेहरू की समाजवादी विचारधारा है, उसमें गुट निरपेक्षता भी आती है। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है? उस समय जो विश्व था वो दो गुटों में बट चुका था। एक सोवियत रूस का गुट था, एक अमेरिका का गुट था। अमेरिका की ये गुट में, ठीक है, आपके ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है, जर्मनी है, ये देश थे। और जो आपका सोवियत रूस या सोवियत संघ कह लें, सोवियत संघ का गुट था, ठीक है, उसमें जितने भी जो समाजवादी अपने आप को मार्क्सवादी देश बोलते थे, उसमें सारे देश शामिल थे। तो कहीं ना कहीं विश्व जो है एक तरह दो ध्रुवों में बटा हुआ था। लेकिन अभी भारत क्या है, किसी गुट में शामिल होने के लायक नहीं था। अगर किसी गुट में शामिल होता तो उसकी आर्थिक प्रगति इससे प्रभावित हो सकती थी, या कहें कि उसकी घरेलू नीतियां प्रभावित हो सकती थी, क्योंकि भारत उस समय ऐसी किसी अवस्था को एक मतलब सपोर्ट नहीं कर सकता था जिसमें वो किसी एक के पक्ष में पूर्णतः एक पक्ष में चला जाए। हालांकि इस बीच भारत को ये पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ युद्ध भी झेलना पड़ा। 1962 में आपका चाइना के साथ युद्ध होता है, जिसमें भारत की हार होती है, ठीक है, और पाकिस्तान से भी युद्ध होता है 1965 में। उससे पहले जो कश्मीर कश्मीर का विवाद हुआ, ये कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, पीओके जिसे बोला जाता, पाक अधिकृत कश्मीर। ये पाकिस्तान इसको जो है वो आज़ाद कश्मीर बोलता है, और भारत इसको गुलाम कश्मीर बोलता है, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता में यही नेहरू ने अपना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने यही इसका निर्णय किया कि इसको जो है देश को किसी एक गुट की तरफ न जाकर एक अपना खुद का नॉन अलाइनमेंट, मतलब किसी के साथ एक तरह से नहीं होगा, अपने खुद जो अभी नए नए देश आज़ाद हुए हैं, चाहे वो अफ्रीका वगैरह हो, ये सब, ठीक है, ये छोटे छोटे जो ये मध्य एशिया के थे और साउथ ईस्ट एशिया के थे देश थे, उनको शामिल किया जाए। उन्होंने अपना एक अलग अलाइन बनाया, गुट निरपेक्ष, ठीक है। अब गुट निरपेक्षता के बाद एक तरह से जो नेहरू में, ये नेहरू के दृष्टिकोण में थे, जो उनका विजन था, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा था। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश की। उन्होंने आईआईटी वगैरह एक तरह से बनवाया, ठीक है, आईआईटी उनके समय बना। अब इसके बाद नेहरू के बाद अगर बात की जाए, जो एक प्रमुख घटना का जिक्र आता है वो आता है नेशनल इमरजेंसी। इंदिरा गांधी के काल में नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी लगने की घटना क्या है, उसका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन अगर संक्षेप में इसमें कहें, ठीक है, तो जो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, वो लगाई थी आंतरिक अशांति के नाम पर। आंतरिक अशांति मतलब किस तरह का? उस समय जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक कानून कानून तो नहीं बनाया गया, लेकिन एक तरीके से एक प्रोग्राम, ये ये प्रोग्राम चलाया गया, नसबंदी प्रोग्राम। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोगों की नसबंदी कर दी गई जिनके बच्चे नहीं थे या जिनकी शादी ही नहीं हुई थी, जिससे जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश होता है। और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से, ठीक है, भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो 25 जून 1975 या 1975 को ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और लगभग ये 21 महीने तक, 1976 मार्च 1977 तक ये रहता है। 21 महीने तक एक आपातकाल रहता है। इस आपातकाल में कई छात्र नेता उभरे जो आगे चलकर सामाजिक न्याय के पुरोधा बने, और जिसमें कई मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो घटना, एक तरह से बात की जाए, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में यहाँ पे जेपी मूवमेंट भी होता है, ठीक है। जेपी मूवमेंट से ही अगर बात की जाए कि बहुत सारे नेता इसमें, छात्र नेता निकलते हैं, और लगभग देश के हर छोटा बड़ा नेता, सबको जो है एक तरह से जेल में डाला जाता है, सबको जेल में डाला जाता है। फिर इसके बाद आता है राजीव गांधी का काल, अगर कह लें,
ठीक है। राजीव गांधी का काल क्या कहें, इसमें आता है कंप्यूटर युग कह लें, द इरा ऑफ इनोवेशन, नवाचार का युग। यहाँ पर क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, यहाँ पर क्या है, आईटी आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है। जगह जगह जो है वो सरकारी विभागों में स्टार्टिंग होती है पहले कंप्यूटर का, ठीक है। सबसे पहले डाकघर में कंप्यूटर लगाया जाता है। इसके बाद जो है, ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग आता है, जिसमें जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की जाती है, ठीक है। इसरो ने काफ़ी अभियान चलाए, ठीक है। इधर डीआरडीओ ने भी है ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति की। और उसके बाद जो है ये आपका चाहे मून मिशन कह लें, ठीक है। मून मिशन में चंद्रयान भेजा गया, ठीक है। और इधर जो है अभी बात की जाए एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी एक भारतीय भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजा गया, ठीक है। जिसमें जो है कहें कि कुछ दिन रह कर जो है वो वहाँ से वापस आते हैं। या देखा जाए आज के समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों में बहुत पीछे है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यह समस्याएं कहें कि समस्याएं हमेशा मौजूद रही हैं, लेकिन इतनी प्रगति के बावजूद भी जो आज समस्याएं जो हैं वो कुछ समस्याएं ऐसी उभर कर आ रही हैं, जैसे गरीबी। गरीबी का मामला क्या है कि सबको लगेगा कि नहीं, हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अब मतलब उसकी दिक्कत नहीं है, भुखमरी की दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि हर जगह खाने को अवेलेबल है, राशन बांटा जा रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो गरीबी अमीरी का फासला है, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा है। मतलब कहें कि अनइक्वालिटी, विषमता जो है वो बढ़ रही है। अमीर अमीर ज़्यादा हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। मात्र 10% लोगों के पास अगर बात की जाए, लगभग नियर अबाउट, ठीक है, 10% लगभग उनके पास 80% वेल्थ भारत की 10% लोगों के पास है। या ये इस तरह से कह सकते हैं, मात्र 10 लोगों के पास 100 रुपए में 80 रुपए केवल 10 लोगों के पास हैं, बाकी 90 लोगों के पास केवल 20 रुपए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अनइक्वालिटी का रेशियो पता चलता है। और इसके बाद सांप्रदायिकता का बढ़ना, सांप्रदायिकता देखिए ऐसे बढ़ती है जब अगर बात की जाए 1857 में, 1857 में जब क्रांति हुई, तो उसमें हिंदू और मुसलमानों ने, दोनों लोगों ने मिलकर जो है, उसमें दोनों लोगों ने मिलकर क्रांति की थी। तो अंग्रेजों को लगा कहीं अगर ये दो वर्ग आपस में मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से उनको, ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, एक तरीके से कम्युनिज्म का कार्ड खेला। और उन्होंने जो है 99 में पार्लियामेंटो सुधार, ठीक है, 1999 में, ठीक है, 1919 में कई ऐसे नियम बनाए, रेगुलेशन वगैरह बनाए, एक्ट बनाए, जिससे जो है आपस में लोग, ये हिंदू मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन कई उसमें उदाहरण ऐसे मिलते हैं, चाहे अशफाक उल्ला खां हो, अबुल कलाम आज़ाद हो, ठीक है, इधर अब्दुल हमीद रहे हो, ठीक है, सभी ने जो है, ठीक है, इस बात को सिद्ध किया कि भारत में चाहे जितना कोई आपस में जो है वो भड़काने की कोशिश कर ले या कुछ भी कर ले, ठीक है, इस तरह का एक तरह से सांप्रदायिक माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं सकता। लेकिन कभी कभी घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं, ठीक है। और ये बात आती सांप्रदायिकता की। इसके बाद अगला, अगर नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट की बात जैसे आपकी बात आती पर्यावरण की, ठीक है। पर्यावरण अगर आज के समय में कहें कि सबसे अगर ज्वलंत मुद्दा है तो आज वो पर्यावरण का है, ठीक है। पर्यावरण का सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि पर्यावरण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और कहीं लैंडस्लाइडिंग, कहीं रिवर फ्लड, कहीं कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा। एक क्योंकि बात ये की जाए कि जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले अगर वन वगैरह की बात की जाए, फॉरेस्ट कवर ठीक ठाक होता था आज़ादी के पहले, ठीक है। ब्रिटिश काल में बहुत ज़्यादा पेड़ काटे गए, लेकिन उसका धीरे धीरे पेड़ों की संख्या घटती गई। हालांकि जो आज़ादी के बाद सरकारें रहीं उन्होंने बाद में उस पर ध्यान दिया, लेकिन जब तक ध्यान दिया तब तक जो है काफ़ी देर हो चुकी थी। हालांकि अब इस समय जो है उस पर काफ़ी कवर किया जा रहा है और काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आज के समय में क्या है, ठीक है, पर्यावरण बहुत बड़ा इशू है। और उस समस्या को सुलझाने के लिए ज़रूरत क्या है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि
जितना ज़्यादा हो गया, जैसे फॉसिल फ्यूल है उनका कम उपयोग करना, ठीक है, और एक तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, और कहा जाए कि जो एक पर्यावरण संतुलन बढ़ रहा है, उसका बढ़ने का कुछ कारण देखिए, अब ऐसे टेम्परेचर नहीं मतलब ये समझ में आता कि ये औसत तापमान कितना बढ़ गया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया या 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बात औसत की वो देखने में लग रहा है नॉर्मल 1.5 से 2 डिग्री, लेकिन कभी ये पता चल रहा है कि नहीं, गर्मियों में क्या हुआ, जा रहा है 50, 48, 40, ये कहीं कहीं 50 आ रहा है और 52 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। लेकिन यही अगर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 55 या 60 जाएगा, तो क्या ह्यूमन के लिए सर्वाइव करना जरूर, मतलब एक तरीके से ये सही हो पाएगा? ह्यूमन उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, जिस तरीके से अगर एक मतलब एक वो कह ले ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ठंड में क्या हुआ, ठंड में भी, ठंड का मौसम जो है, जो विंटर सीजन है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैदानी इलाकों में सिकुड़ता जा रहा है। जो पहले ठंड जो है 2 से 3 महीने का समय होता था, अब वो लगभग कहीं न कहीं 1 महीने में सिमट कर रह गया है। और बरसात भी क्या है, बरसात भी अनिश्चित हो गई है, ठीक है? कभी बरसात होती है, कभी